तो आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के चौथे क्लास को देखने जा रहे हैं। आज के सेशन में भी हम पूर्व की क्लास के जैसे ही प्राचीन भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। एक एक प्रश्न को आप लोग देखेंगे, समझेंगे और जो महत्वपूर्ण बताएंगे उसको महत्वपूर्ण करेंगे, जो बताएंगे कि इसको काट देना तो उसको आप लोग काट देंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम व्याख्या करेंगे और उसको आप लोग सोचते समझते हुए कंसंट्रेट होकर के उस पर ध्यान देंगे। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए चलते हम लोग आपके आज के पहले प्रश्न पर। कह रहा है कि कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। हम आप लोगों को पीछे के क्लास में हम उत्तर वैदिक काल को हम बिल्कुल चर्चा अच्छा से कर दिए थे। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में बताए थे कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच के जो समय थे उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। वहीं अगर ऋग वैदिक की चर्चा हो तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल के समय को क्या कहेंगे, कब से कब तक? 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, वैदिक कालीन भारत के निवासियों को आर्य कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वैदिक काल जो शुरू हुआ है उसी समय ना आर्य आया था। आर्य भारत कब आया था? 1500 ईसा पूर्व में आया था। कब आया था? 1500। और वैदिक कालीन सभ्यता भी 1500 से 1000 के बीच की है। तो इसलिए वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहते हैं? तो आर्य कहते हैं। मतलब वैदिक काल में जो भारत में निवास करने वाले लोग थे उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए, आर्यों के मूल निवास संबंधी सबसे अधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया। तो यहाँ प्रश्न क्या है ये आपको बताते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया है। मतलब आर्य जो थे वो मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। कहाँ के थे? मध्य एशिया के। वही बात बता रहा है कि आर्य मूल संबंधी निवास संबंधी मान्य सिद्धांत जो है मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो प्रोफेसर मैक्स मूलर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर मैक्स मूलर के द्वारा जो ये बताया गया कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य का मूल स्थान कहाँ पर था? मध्य एशिया में था। और ऐसा किसने बताया? तो ऐसा प्रोफेसर मैक्स मूलर ने बताया। किसने बताया है? मैक्स मूलर ने बताया है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है। देखिए, आर्य शब्द और आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी आपको ऋग्वेद से मिलती है। हालांकि ये प्रश्न आप गलत भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये पहले से अटका हुआ होगा कि आर्य आया है उत्तर वैदिक काल में, यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। तो फिर इसकी चर्चा ऋग्वेद में कैसी हो गई? क्योंकि ऋग्वेद जो था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ही था। और उत्तर वैदिक में आया है कौन? आर्य आया है। तो फिर ऋग्वेद में कैसे चर्चा हो गई? ऐसा मन में कंफ्यूजन होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए आप इस प्रश्न को याद रखिएगा कि आर्य शब्द के बारे में और आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किस वेद से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है ना। आर्य शब्द की जानकारी और आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से। और इसी वजह से फंसने के चलते आप लोग इसको मस्ट रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च वंश। क्या होता है? श्रेष्ठ या उच्च वंश। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उच्च वंश होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उच्च वंश होता है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, अगला प्रश्न है आपका, आर्य समाज जो थे उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा थी आपको, जब ये वैदिक कालीन समाज थी तो अब आप समझिए कि वेद जो पढ़ा जाता है वो संस्कृत में ना, इसलिए आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? जो आर्य समाज भारत आए उसको हम लोग इंडो आर्य कहे। क्या कहे? इंडो आर्य। भारत आने वाले आर्य समाज क्या कहलाए? इंडो आर्य कहलाए। भारत आने वाले आर्य समाज क्या कहलाए? इंडो आर्य कहलाए। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? बताइए। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। कहाँ पर बसे थे? पंजाब में। सप्त सिंधु प्रदेश भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। पंजाब को हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश भी कहते हैं। और यहीं पर आर्य जो है तो भारत में सबसे पहले बसे हुए आगे निवास किया था। बात समझ रहे हैं ना? अब आपका अगला प्रश्न है कि वैदिक समाज को कितने भागों में बांटा गया।
वैदिक समाज को आपको 4 भागों में बांटा गया, और वो कौन कौन सा समाज था? ब्राह्मण समाज था, क्षत्रिय समाज था, वैश्य समाज था और शूद्र था। बताइए फटाफट से कौन कौन समाज था? और आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे? आर्य की भाषा कौन सी थी? आर्य भारत में आए तो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब को कौन सा प्रदेश कहा जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, आरंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर शुरुआत हुआ था? तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में समाज का जो वर्गीकरण शुरू हुआ था वो व्यवसाय के आधार पर। प्रश्न को जरा अच्छा से समझिएगा, प्रश्न याद रह जाएगा। अगर हम लोग को चप्पल सिलवाना होता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं? रफ लैंग्वेज मत बोलिएगा, बिल्कुल मोची के पास जाते हैं। अगर हमको मान के चलिए जो है सो बकरे का मीट खरीदना होगा तो हम लोग किसके पास जाते हैं? कसाई के पास जाते हैं, है कि नहीं? अगर दूध लाना होगा तो किसके पास जाते हैं? यादव के पास जाते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये जो जाति का बंटवारा हुआ है वो किस आधार पर? तो उसके बिजनेस के आधार पर। किस आधार पर? व्यापार के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से समाज को बांट दिया 4 भागों में। कहा कि जो पूजा कराएगा, जो ये आपको पुजारी का काम करेगा उसको ब्राह्मण, जो देश की रक्षा करेगा, जो राज्य की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय, जो बनिया का काम करेगा यानी कि जो व्यवसाय करेगा वो वैश्य, और जो इन तीनों जाति की सेवा करेगा उसको हम लोग शूद्र कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आपको वैदिक समाज को 4 भागों में बांटा गया था, और वो 4 भाग कौन कौन सा समाज था? बताइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। देखिए, वैसे शूद्र को सबसे निम्न कोटि का बहुत जगह पर जो है सो लोग मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो निम्न कोटि का था, निम्न जाति का था, तो सबसे पहले ये याद रखिए कि जाति के आधार पर तो बंटवारा हुआ ही नहीं है। बंटवारा किस आधार पर हुआ है? उसके व्यवसाय के आधार पर। जाति के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है। और यदि शूद्र को ग्रामीण इलाका में लोग ठेठ भाषा में उसको क्षुद्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्षुद्र बोलते हैं। और क्षुद्र बोल करके उसको नीच समझता है, उसको जो है ना मतलब नीचा जात समझता है। लेकिन ये जात की चर्चा वहां नहीं है। ये लोगों का धारणा गलत धारणा है। जात की चर्चा नहीं है, जात पात से वहां कोई लेना देना नहीं है। वहां पर व्यवसाय की चर्चा है। वहां पर कुछ वर्गों को जो है सो आपको सबको सेवा करने के लिए दे दिया, कुछ वर्ग के लोगों को जो है सो देश की रक्षा करने के लिए दे दिया, कुछ वर्ग के लोगों को व्यवसाय करने के लिए दे दिया, और कुछ लोगों को जो है सो पूजा पाठ कराने के लिए दे दिया। उसी में पूजा पाठ कराने वाले को ब्राह्मण, देश की रक्षा करने वाले को क्षत्रिय, और व्यापार करने वाले को वैश्य, और सभी ये जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया। क्या कहा गया? शूद्र। तो एक बात बताइए, यदि वो छोटा जात था तो फिर सबके देह में कैसे भिड़ा? बात समझ में आ रही है? सबके देह को कैसे स्पर्श किया? तो इसीलिए यहाँ पर शूद्र छोटा जात से कोई चर्चा नहीं है। ये जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लेना देना क्या चीज से है? उसके व्यवसाय से लेना देना क्या चीज से है? व्यवसाय से है। यानी कि व्यवसाय के आधार पर ऋग्वेद काल में समाज को 4 भागों में बांट दिया गया। अगर आपसे पूछेगा कि शुरुआती के समय में ऋग्वेद काल में जो समाज को 4 भागों में बांट दिया गया, वो आपको किस आधार पर बांट दिया गया? व्यवसाय के आधार पर। व्यवसाय के आधार पर। प्रश्न समझे कि नहीं समझे? चलिए अगला प्रश्न है कि कालांतर में यानी कि कुछ समय के बाद उत्तर, देखिए अब क्या हुआ कि वैदिक काल में मतलब ऋग्वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांट दिया। अब जैसे कि मान लो चलो हम इसको दे दिए कि चलो तुम जो है ना दूध को जो है पशु पालना और उससे तुम दूध बेचना, तो इसको हम कह दिए कि तुम हो गया यादव। तुम क्या हो गया? यादव। बात समझ में आ रहा है? कुछ को दे दिए कि तुम क्या करना, सबको सेवा पानी करना, तो ये हो गया शूद्र। और इसको दे दिए कि तुम जो है सबको हाँ नहीं कसाव उसाव का काम, कसाई का काम करना। बात समझ में आ रहा है? इसको दे दिए कि तुम पूजा पाठ कराना। बात समझ में आ रहा है? और इसको ये भी वही हो गया है ना, तो इसको जो है सो पूजा वूजा कराने का काम दे दिए। तो कहने का मतलब व्यवसाय के आधार पर हम लोग बांट दिए। लेकिन ऋग्वैदिक काल में तो इस तरह का हुआ कि समाज को 4 भागों में बांट दिया। अब इस 4 भागों में बांटने के बाद जब नया युग आया, उत्तर वैदिक काल आया, तो इसका जो बच्चा था, तो ये जो दूध बेच रहा था, तो इसके बच्चा को भी हम लोग क्या कहने लगे? यादव ही कहने लगे। यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि इससे जो उत्पन्न बच्चा हुआ, अब उसको हम जाति के रूप में बना दिए कि ये फलाना जात है, वो चिलाना जात है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले समाज का विभाजन किस रूप में हुआ था?
व्यवसाय के रूप में, बाद में किस रूप में हो गया? जिसके घर में, जिस परिवार के घर में जन्म लिया उसको वही जात हम लोग बना दिए। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर समझिए कि कालांतर में मतलब कि कुछ समय के बाद उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा? तो उसके जन्म के आधार पर, मतलब जिस वर्ग के लोगों के परिवार में जन्म हुआ जिस बच्चा का, उसको वही जात मान लिया गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रारंभ में समाज का विभाजन किस आधार पर? व्यवसाय के आधार पर। उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन किस आधार पर? जन्म के आधार पर। किस आधार पर? जन्म के आधार पर। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में लेन देन की जो प्रक्रिया थी और व्यापार की जो प्रक्रिया थी वो कौन सी प्रणाली थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। कहने का मतलब पहले क्या होता था, वैदिक काल की बात बता रहे हैं कि गाय जैसे आपको हटाना है तो आप गाय किसी और को दे देते हैं, और उसके बदला में यदि भैंस लेना है तो आप उसके बदला में भैंस ले लेते हैं। अगर धान की जरूरत है तो आप किसी को अपना गेहूं दे दिए और धान ले लिए। कहने का मतलब वस्तु से वस्तु का बदलाव होता था। आप ये वस्तु ले लीजिए और वो वस्तु दे दीजिए। इसी प्रणाली को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और वैदिक काल में यही प्रणाली प्रचलित थी व्यवसाय के क्षेत्र में और लेनी देनी के क्षेत्र में। अगर आपसे पूछे कि वैदिक काल में लेन देन और व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? कौन सी प्रणाली थी? वैदिक काल में लेन देन और व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली समझ गए ना? मतलब वस्तु का जो वस्तु से लेनी देनी होता था उसी को कहा जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर आपसे पूछे क्या अभी वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही है? तो नहीं चल रही है। अब लोग चला तो सकता है ना। अब मान के चलिए कि अगर आपको जो है सो मोबाइल का हेरा फेरी करना हो तो रियलमी आप दे दीजिए, अब वीवो का मोबाइल ले लीजिए। बात समझ, दोस्ती में अगर हेरा फेरी करना तो वस्तु से वस्तु विनिमय हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, लेकिन मुख्यतया अब वो प्रणाली अपने समाज में नहीं है। अब राशि से आपको जो है सो पैसा से वस्तुओं को खरीद लिया जाता है। अगला है कि वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? बताइए। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। अगला है कि ऋग वैदिक काल में आर्यों का सबसे अधिक प्रिय देवता कौन था? तो इस प्रश्न को सबसे पहले तो आप लोग भी व्याख्या कर लीजिए। ऋग वैदिक काल में आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो कौन थे? इंद्र थे। ऋग वैदिक काल में आर्य समाज के सबसे अधिक प्रिय देवता कौन थे? भगवान इंद्र थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो प्रिय देवता था वो प्रजापति बन गए। देखिए, ऋग वैदिक काल में अगर पूछे, हम पहले बता दिए, ये प्रश्न भी आए, ऋग वैदिक काल में अगर प्रिय देवता पूछे तो इंद्र हो जाएंगे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यदि प्रिय देवता पूछे तो प्रजापति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रजापति। कौन हो जाएंगे? प्रजापति। प्रजापति हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र और उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति। तो बताइए कि प्रजापति की दो पुत्रियां किसको माना गया है? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां माना गया है। यह भी प्रश्न कहीं न कहीं जरूर आएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में, कौन सी क्रियाओं में? धार्मिक क्रियाओं में जो मुख्य कार्य था वो कौन सा था? यज्ञ कराना। यानी कि कोई भी अगर धार्मिक काम होता था उत्तर वैदिक काल में धार्मिक काम में आपको मुख्य रूप से यज्ञ का काम जरूर किया जाता था। किसका काम? यज्ञ का। इसको भी आप लोग भी व्याख्या कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि ऋग वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है? सरस्वती को। और सर्वाधिक बार सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? बताइए। गंगा का। नहीं, तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती को। और सबसे अधिक बार किसकी चर्चा की गई है? तो सिंधु को। और यमुना की चर्चा कितनी बार? 3 बार। और गंगा नदी की चर्चा कितनी बार? एक बार। पुनः समझ लीजिए, गंगा नदी की चर्चा 1 बार, यमुना नदी की चर्चा 3 बार, और सबसे पवित्र जो माना गया है वो सरस्वती को, और सबसे अधिक चर्चा जो किया गया है सिंधु नदी को। प्रश्न समझे? तो बताइए कि गंगा नदी की चर्चा कितनी बार की गई है? 1 बार। और यमुना नदी की चर्चा कितनी बार? 3 बार। सबसे अधिक बार किस नदी की चर्चा? और सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है? सरस्वती नदी को। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, तो बताइए कि 1 बार किस नदी की चर्चा की गई? वेरी गुड। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक काल में, है ना, किस काल में? वैदिक काल में ऋण देकर
ब्याज लेने वाले जो व्यक्ति होते थे, जैसे कि कर्ज किसी को दे दिए और उससे जो हम ब्याज लेते थे तो उस व्यक्ति को क्या कहा गया, उसको सूदखोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? और सूदखोर को अंग्रेजी में हम लोग वेक नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक नोट कहते हैं। सूदखोर सब तो नोट गिनती करेगा ना, इसलिए याद रखें कि वैदिक काल में जो ऋण दे करके और ब्याज लेते थे उसको हम लोग वेक नोट या सूदखोर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूदखोर कहते हैं। ठीक है ना। अब आपका अगला प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण में ऋण देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ये एक नया प्रश्न है, अपडेट वर्जन है, जैसे मोबाइल में अपडेट होता है तो ये इस बार अपडेट हुआ है। ध्यान से देखिए कि शतपथ ब्राह्मण में ऋण देने वाले जो व्यक्ति होते थे उसको कुशी दीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशी दीन। और वैदिक काल में जो ऋण लेने वाले व्यक्ति होते थे, सॉरी ऋण देने वाले और ब्याज लेने वाले जो व्यक्ति होते थे उसको क्या कहा जाता था? सूदखोर, या अंग्रेजी में वेक नोट कहा जाता था। बात यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए, वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला जो यज्ञ होता था वो कौन सा यज्ञ होता था? बताइए, कौन सा यज्ञ होता था? बिल्कुल। वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ कौन सा यज्ञ था? अश्वमेध यज्ञ था। ठीक है ना। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने वाले जो यज्ञ थे वो अश्वमेध यज्ञ, और इसीलिए राम भगवान के जो बेटा लव कुश पकड़े हुए थे वो कौन सा, उसी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था जो छोड़ा गया था, युद्ध के लिए वो छोड़ा गया था अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। बात समझ में आ रहा है ना। वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ कौन सा यज्ञ था? अश्वमेध यज्ञ। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन और मनोरंजन के लिए जो किया जाने वाला यज्ञ था उस कौन सा यज्ञ कहा गया? उसको हम लोग वाजपेयी यज्ञ कहते हैं। कौन सा यज्ञ कहते हैं? और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा यज्ञ? और मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ, और शौर्य प्रदर्शन करने के लिए वाजपेयी यज्ञ। बात यहाँ तक समझ में आया। अगला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजन पदों की कुल संख्या कितनी है? 16। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजन पदों की कुल संख्या 16 है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है 16 छोटे छोटे गणराज्यों का विभाजन हुआ था, उसी को आपको महाजन पद बोला गया। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? मगध था। कौन सा था? मगध। चलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजन पदों की कुल संख्या आपको 16 थी। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है? अगला प्रश्न है आपका कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजन पदों का जो वर्णन किया गया है वो किस ग्रंथ में किया गया है? तो याद रखिए उस ग्रंथ का नाम है अंगुतर निकाय। क्या नाम है? अंगुतर निकाय। और ये भी याद रखिएगा कि अंगुतर निकाय जो है वह आपको बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। अंगुतर निकाय क्या है? बौद्धों का एक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में आपको 16 महाजन पदों की जानकारी दी गई है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, मगध में सबसे पुरानी राजवंश का नाम क्या था? ठीक है, मगध के सबसे पुराने राजवंश का नाम आपको बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। क्या नाम था? बिल्कुल। मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? ठीक है ना, तो बृहद्रथ नाम था। क्या नाम था? बृहद्रथ था। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया? मगध में सबसे पहले स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया? तो मगध में आपको सबसे पहले स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी बृहद्रथ ने किया। अब जरा सोचिए, सर्वप्रथम की बात हो रही, जो सबसे पहला होगा वही सबसे पुराना कहलाएगा ना। बात को पकड़िए जरा। जैसे ऋग्वेदिक काल सबसे पहले रचा गया था तो सबसे पुराना कौन हुआ? अथर्ववेद काल सबसे बाद में रचा गया तो सबसे बाद का कौन हुआ? अथर्ववेद। ठीक उसी तरह से मगध राजवंश का जो सबसे पुराना राजवंश था उसका नाम क्या था? बृहद्रथ था। तो वो जो बृहद्रथ था वही ना सर्वप्रथम पहला वाला होगा। तो वही बात है कि मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का नाम बृहद्रथ था। और दूसरा है कि मगध में सबसे पहले स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया? तो वही बृहद्रथ ने किया है। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगला है, महाभारत कालीन जरासंघ किसका पुत्र था? प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग टिक आउट कर लीजिए। महाभारत कालीन जरासंघ किसका पुत्र था? तो यह आपको बृहद्रथ का पुत्र था। तो चलिए बृहद्रथ के बारे में आप क्या सब सीखे हैं पहले मुझे बता दीजिए। तो सबसे पहले मगध का यह सबसे पुराना राजवंश था, और उसके बाद हम लोग सीखे कि मगध में सबसे पहले राज्य की स्थापना जो है सो स्वतंत्र राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने किया। और बृहद्रथ के पिताजी का क्या नाम था? ठीक है ना। महाभारत कालीन जरासंघ किसका पुत्र था?
तो बृहद्रथ का, यानी कि बृहद्रथ के पुत्र का नाम है जरासंध। बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम है? जरासंध। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक आपको बिंबिसार थे। कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? बताइए, बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व में बैठा। बिंबिसार जो थे वो मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठे। बात समझ रहे हैं ना? बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठे? 545 ईसा पूर्व में बैठे। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण करके और उसे अपना राजधानी भी बना लिया? तो उस नगर का नाम है राजगिरी। बिंबिसार के द्वारा राजगिरी नगर को बनाया गया, मतलब निर्माण किया गया, और उसके बाद जो है उसको अपनी राजधानी भी बना लिया। बात समझ रहे हैं? अपने मतलब के लिए ये उसको राजधानी बनाने में इंटरेस्ट लिया था। अब लास्ट का जो 2 प्रश्न बचा हुआ है उसको भी जरा हम लोग देखते हैं। बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी, बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कोसला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? तो राजा प्रेषणजीत की, है ना। कहा कि बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी, बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था? कोसला देवी। बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम कोसला देवी, और वो कोसला देवी जो थी वो कौशल राजा की बहन थी। कौशल साम्राज्य जो था ना, उस राजा का नाम था प्रेषणजीत, और प्रेषणजीत के बहन से ही इनका शादी हुआ था। किसका? बिंबिसार का। ठीक है, वैसे बिंबिसार के बारे में ऐसा मान्यता है कि इनको 500 रानियां थी। कितनी? 500 रानियां थी, और बिंबिसार को इनके पुत्र जो थे अजात शत्रु वही इनको मार दिए थे। इसका कहानी हम एक बार आप लोगों को बताए थे। इस कहानी में सुनाए थे कि बिंबिसार के जितने भी पुत्र थे उसमें बेचारा अजात शत्रु कितना बार, वो जो माला पहना हुआ था, हार पहना हुआ था बिंबिसार, कितना बार अजात शत्रु उससे मांगा लेकिन नहीं दिया। कितना बार कहा कि पिताजी हमको भी इस हाथी पर घुमा दीजिए, नहीं घुमाया। लेकिन जो 500 रानियां थी उसमें जो अजात शत्रु के अलावा जो दूसरी पत्नी थी उसके बेटा को नानी गांव उसी हाथी से भेज दिया। साथ में वह उसका बेटा जो है अजात शत्रु को छोड़ करके जो दूसरी माँ थी उसके बेटा उससे हार मांगा, वो हार भी उसको दे दिया, पहना दिया, और हाथी बैठा करके जाते उसी बीच में उसी क्रम में अजात शत्रु गुस्सा होकर के उसको जो है सो मरवा दिया। बात समझ में आ रहा है? तो बिंबिसार को किसने मरवाया? उसका पुत्र ही। और कौन पुत्र? अजात शत्रु। यानी कि बिंबिसार के बेटा का क्या नाम था? अजात शत्रु नाम था। ठीक है, तो बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था ये बताइए? कोसला देवी। कोसला देवी मतलब किस साम्राज्य के राजा की बहन थी? कौशल नरेश, कौशल साम्राज्य के। और किस राजा की बहन थी? राजा प्रेषणजीत के। चलिए, बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे बताइए? बौद्ध धर्म के। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगले दिन फिर हम इसी तरह का अति महत्वपूर्ण प्रश्न सब लेकर के उपस्थित होंगे। तो आप लोग तैयार रहेंगे और इतने प्रश्न को आप लोग करके रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।